नमस्कार। कर्नाटक के चर्चित मुडा भूमि घोटाले के मामले में फंसे वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुडा यानी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जमीन घोटाला है। सवाल ये है कि क्या सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के द्वारा जो 14 प्लॉट्स उनको आवंटित किए थे मुडा ने, उनकी जो वापसी की पेशकश वाला दांव है, क्या वो कारगर साबित होगा? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि अब इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर एक और नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि एक शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार ने मुख्यमंत्री, उनके बेटे यतीन्द्र सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ ये और एक मामला दर्ज कराया है कि ये इनकी गिरफ्तारी जल्द की जाए, अन्यथा ये जो सबूत हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कोई घोटाला किया है। ये तय करना अदालत का काम है, जांच एजेंसी का ये तय करना काम है कि उन्होंने घोटाला किया है कि नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री इतने गंभीर आरोप लगने के बाद कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। मैं इस मामले पे और विस्तार से बात करूं, उसके पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो मुडा का घोटाला है वो है क्या। और देखिए 1992 में जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक स्कीम जारी की और रिहायशी इलाके उसे विकसित करने थे। उसके लिए एक स्कीम निकाली कि यदि किसी की जमीन जो है अधिग्रहित की जाएगी तो उसके बदले 50:50, मतलब 50:50 का इंसेंटिव दे करके उसके बदले उसको कहीं और कोई प्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा। तो हुआ क्या कि 2022 में जो मैसूर का कोसाबा इलाका है, वहां के एक कसारे गांव में जो इनकी पत्नी है मुख्यमंत्री की, पार्वती, उनकी 3.16 एकड़ जमीन को मुडा ने अधिग्रहित किया और उसके बदले उसने मैसूर के पॉश इलाके में 14 प्लॉट उनको आवंटित कर दिए। यही एक्चुअली जो है विवाद का कारण बना और आरोप यह है कि जो जमीन उनको आवंटित की गई, जो प्लॉट्स आवंटित किए गए, वो पॉश इलाके में दी गए और उनकी जो कीमत है बहुत अधिक थी उसकी तुलना में जो कसारे गांव में अधिग्रहित की गई। तो कहने का मतलब यह है कि उनको ऑबलाइज करने की जो है पूरी जो है मुडा ने कोशिश की। देखिए, वास्तविकता यह है कि जो सिद्धरमैया है, उनकी पत्नी पार्वती, उन पर कई आरोप लगे हुए। उन पर यह आरोप लगा कि जो 3.16 एकड़ उनकी जमीन थी, जो मैंने बताया कसारे गांव में, ये भी कहा जाता है कि वो उन पे उनका अधिकार भी नहीं था। उनको 2010 में उनका जो भाई है मल्लिकार्जुन, उसने उनको गिफ्ट में दी थी। और ये भी आरोप है, एक एक्टिविस्ट हैं स्नेहमयी कृष्णा, जिन्होंने आरोप लगाया है अपनी एफआईआर में कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें जालसाजी की गई, परिवर्तन किया गया। वो जो पार्वती है उनके नाम वो जमीन थी ही नहीं। दूसरी बात, जो सिद्धरमैया हैं, ये 1998 से लेकर के 2023 तक कर्नाटक के या तो डिप्टी सीएम रहे या सीएम रहे। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और पद का दुरुपयोग के करके उन्होंने जो कसारे गांव की जो बहुत सस्ती जमीन थी, उसके बदले उन्होंने विजयनगर, जो पॉश इलाका है मैसूर का, उन्होंने बहुत महंगी जमीन ले ली। और जो उनकी पत्नी है पार्वती, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने लगभग इस मामले में 55 करोड़ रुपए का जो है एक तरीके से अतिरिक्त लाभ उठाया।
तो ये कई तरीके के उन पे आरोप लगे। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से इसमें ईडी की एंट्री हुई, लोकायुक्त पहले से जांच कर रहा है इस मामले में वहां का, तो आखिरकार क्या हो सकता है? देखिए, 30 सितंबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है, और लोकायुक्त ने 27 सितंबर को मामला दर्ज करके और इस पर जांच शुरू कर दी। अब इसमें ईडी क्या कर सकती है? देखिए, ईडी पहले सम्मन भेज सकती है मुख्यमंत्री को, बुला सकती है पूछताछ के लिए, और यदि वो उसमें सहयोग नहीं करते हैं तो ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। ये इस बात का उदाहरण है कि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में अदालत से जो है बहुत आसानी से आरोपियों को जमानत मिल गई, उसको देखते हुए ऐसी संभावना भी बनती है कि ईडी जो है सिद्धरमैया की गिरफ्तारी में हड़बड़ी ना दिखाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी ईडी पर, तो ऐसा भी संभव है कि ईडी पहले अच्छे पुख्ता तरीके से इसकी जांच करे, सबूत जुटाए, और उसके बाद सिद्धरमैया की गिरफ्तारी करे। ये पूरी संभावना है। अब सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद सिद्धरमैया आखिरकार मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उससे चिपके क्यों रहना चाहते हैं? अगर वो कहते हैं मैं निर्दोष हूं, जिस तरीके से वो कहते हैं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो वो नैतिकता का पालन क्यों नहीं करते हैं? अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे करके और जांच का सामना क्यों नहीं करते? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में पहले भी कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने आरोप लगने पर या नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री के, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया है। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का, दूसरा उदाहरण है वीपी सिंह का, इसके अलावा जो है हमारे पास उदाहरण है टीटी कृष्णमाचारी का, वीके कृष्ण मेनन का, केशव देव मालवीय का। लेकिन मेरा कहना है काश ऐसी नैतिकता का पालन आज के भी ये पॉलिटिशियन कर पाए, तो ये मुझे लगता है देश के लिए और देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।